वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नाउ इन आवर सेकंड सेशन टुडे वी विल डिस्कस द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास, और इसमें हम अभी तक पढ़ चुके थे एक्विजिशन ऑफ बंगाल। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देख ली थी। फर्स्ट थिंग वी हैव सीन द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रॉम पोर्चुगीज टू द ब्रिटिश एंड डेनिश हाउ कम द European forces arrived in India. Wait a minute. Okay. इसमें हमने पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच सभी के बारे में जानकारी ले ली थी। इसके बाद हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स उभर कर सामने आते हैं अदर यूरोपियन जो पावर्स हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होकर इंडिया में, और इस प्रकार से वो कॉन्क्वेस्ट कर पाते हैं इंडिया का। तो पहला कंपटीशन तो उनका जो यूरोपियन पावर्स से था, वो कंपटीशन को वो जीतते हैं और बाकी सारे यूरोपियन से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सामने आते हैं। उनके कुछ रीजंस थे कि क्यों वो ज़्यादा उभर कर सामने आए बाकी यूरोपियन पावर्स की अपेक्षा ब्रिटिशर्स। उन रीजंस को पढ़ने के बाद हमने देखा था कि इंडिया में ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी जो नहीं रोक पाई या ज़्यादा संघर्ष नहीं दे पाई ब्रिटिशर्स को, और उसके क्रम में जानने के लिए हमने पढ़ा था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने बड़ी बड़ी रियासतों को अपने में मिलाया। और इसमें हमने पहला हिस्सा कल कवर कर लिया था जो था एक्विजिशन ऑफ बंगाल। बंगाल का अधिग्रहण कर लिया था, और आज हम मैसूर का एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर के एक्विजिशन के इनिशियल टर्मिनोलॉजी हमने देख ली थी। इसमें हैदर अली, वाडियार डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, इन सब के बारे में हमने इनिशियल जानकारी ले ली थी। तो आज उसी से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कैसे हैदर अली से बैटल के टाइम ब्रिटिशर्स इस पिक्चर्स में पूरी सामने आते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था, अगर मैं कल की क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन आपके सामने रखूं, तो वो ये था कि जब विजयनगर एम्पायर, जिसमें कृष्णदेव राय नाम के रूलर थे, वो विजयनगर एम्पायर जब उसका जब डिक्लाइन होता है, तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर हमने देखा था कि वाडियार डायनेस्टी आ जाती है। और वाडियार डायनेस्टी के जो मेन राजा हैं जिनके बारे में जानना चाहिए वो हैं चिक्का कृष्ण राजा वाडियार। ये वाडियार डायनेस्टी के ऐसे राजा थे जो अपने दो मंत्रियों के अंडर आ चुके थे, जिनका नाम था नंजराज और देवराज। ये हम कल पढ़ चुके थे। और इन्हीं के अंडर थे हैदर अली नाम के एक व्यक्ति, जो कि इनिशियली एक हॉर्समैन बनकर काम करते हैं मैसूर की आर्मी में। आफ्टर सम टाइम वो उस आर्मी के कमांडर भी बन जाते हैं थ्रू हिज एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। और फिर एक दिन जब सही समय आता है तो वो रूलर भी बन जाते हैं इन 1761 मैसूर के। इस मैसूर रियासत के सामने दो चुनौतियां थी, विच इज मराठाज एंड निज़ाम। मराठा और निज़ाम बार बार मैसूर पर आक्रमण करके उसे कमज़ोर करते रहते हैं। इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही हैदर अली कमान संभालते हैं मैसूर की रियासत की, तो उन्हें मराठाओं से निपटने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है वो है एक स्विफ्ट कैवलरी की। कैवलरी से मतलब है कि घुड़सवार सेना का होना। घुड़सवार सेना काफ़ी तेज़ी से आक्रमण करती है और किसी भी बड़े आक्रमण को रोकने में कारगर साबित होती है। और मराठाओं की यही एबिलिटी थी, जिससे निपटने के लिए हैदर अली को भी ज़रूरत महसूस हुई कि उन्हें भी इसी तरह की कुछ एबिलिटीज़ अपनी आर्मी में भी पैदा करनी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो निज़ाम की आर्मी थी, निज़ाम की आर्मी फ्रांस से ट्रेंड थी और फ्रांसीसी सपोर्ट की वजह से उनके पास बहुत सारे मॉडर्न, उस समय के लिहाज से मॉडर्न वेपनरीज थी। और इन सब वेपनरीज से निपटने के लिए हैदर अली को भी महसूस हुआ कि उन्हें एक इफेक्टिव आर्टिलरी, यानी कि कुछ बड़ी तोप या इस तरह के किसी हथियारों की ज़रूरत है जो दूर तक मार कर सकें एक जगह से। तो एक स्विफ्ट कैवलरी और एक इफेक्टिव आर्टिलरी को पैदा करने के लिए ही हैदर अली कुछ इनिशियल स्टेप्स लेते हैं। उन इनिशियल स्टेप्स में वो पहले तो फ्रांसीसियों की मदद से एक आर्म फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाते हैं डिंडीगुल में, जिनकी मदद से वहाँ उन्हें न सिर्फ आर्मी के लिए
आर्म्स या हथियारों की खेप मिलती है, बल्कि अपनी आर्मी की ट्रेनिंग का भी उन्हें मौका मिलता है। जो वेस्टर्न मेथड्स हैं, जो डिसिप्लिन है वेस्टर्न आर्मीज़ का, उसे अडॉप्ट करने के लिए हैदर अली अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के साथ ही वो मराठा जो इन्वेजन्स हैं या समय समय पर होने वाले आक्रमण हैं, उनका भी सामना करते हैं। और इसमें एक मराठा लीडर माधव राव जो बार बार हैदर अली की रियासत पे अटैक करते हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। 1764, 1766 और 1777 का वो टाइम पीरियड है जब मराठा समय समय पर मैसूर को लूटते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हैदर अली एक ऑफ़र करते हैं मराठाओं को। वो ऑफ़र कुछ इस तरह से होता है कि हैदर अली उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करेंगे, जिसके बदले में मराठा उन्हें एक एश्योरिटी देंगे कि वो आने वाले समय में उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो टेरिटरीज मराठाओं ने उनसे ले ली है, उसे भी वो दोबारा पाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस ट्रीटी के तहत या इस जो एग्रीमेंट, पीस ट्रीटी के तहत हैदर अली बस उतना समय चाहते थे जितने समय में वो अपनी आर्मी की एबिलिटीज़ को बढ़ा सकें, उनकी ट्रेनिंग को पूरा कर सकें, और इस बीच उन्हें किसी तरह का आउटसाइड डिस्टरबेंस न झेलना पड़े। ये एक स्ट्रैटेजी थी हैदर अली के पार्ट से। और जैसे ही माधवराव की डेथ होती है एज अ मराठा लीडर और वहाँ एक लीडरशिप वैक्यूम आता है, उसी समय हैदर अली इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और बिटवीन 1774 एंड 76 बार बार मराठा टेरिटरीज को आक्रमण कर लूटते हैं और अपने जो छीने हुए हिस्से थे उन्हें वापस ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है हैदर अली की इंटेलिजेंस का, जिसमें वो अपनी आर्मी को भी कैपेबल बना रहे हैं और समय के हिसाब से ठीक समझौते कर रहे हैं, और जब ठीक समय आ रहा है उस समय वो आक्रमण भी कर रहे हैं। तो ही नो व्हेन टू डिफेंड एंड व्हेन टू अटैक। ये एक अच्छी क्वालिटी थी हैदर अली की। दिस इज द गुड लीडरशिप क्वालिटी ही हैज। नाउ इफ वी टेक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इन द कंसिडरेशन, तो अब हमें अंग्रेज़ों का इस पिक्चर में आने को देखना होगा कि वो कैसे इधर एंट्री लेते हैं। तो आफ्टर देयर इजी सक्सेस इन बंगाल, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, बंगाल में उनकी आसान सी जीत के बाद इंग्लिश काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर, अपनी मिलिट्री पावर को लेकर, और अब उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ रही थी भारत में बंगाल की ही तर्ज पर अलग अलग राज्यों या इलाकों को अपने में या तो मिला लेने की, या फिर उनकी अथॉरिटी या वहाँ जो पावर है उसको हड़प लेने की। तो 1766 में ब्रिटिशर्स निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ एक संधि या एक समझौता करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं। इस ट्रीटी के तहत वो हैदर अली से निज़ाम को बचाने के एवज में निज़ाम के एक रीजन, उसके राज्य के एक क्षेत्र को अपने में मिला लेते हैं, दैट इज नॉर्दर्न सरकार रीजन। सो in 1766 British concluded a treaty with Nizam of Hyderabad. In lieu of protecting Nizam from Hyder Ali, British persuaded the Nizam to give them the northern Sarkar region. इसका मतलब है कि अब हैदर अली की तरफ से अगर हैदराबाद के निज़ाम पर कोई भी खतरा होगा तो डायरेक्टली वो ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में। इधर हम देखते हैं कि हैदर अली ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विद द नवाब ऑफ अरकट एंड डिफरेंसेस विद द मराठास। हैदर अली की सिचुएशन हमें पता है कि वो नॉर्थ में मराठाओं से, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में निज़ाम से, और साउथ के इलाकों में जो नवाब ऑफ अरकट हैं उनसे अपनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का सामना कर रहे हैं। इस परिस्थिति में द निज़ाम, the Marathas and the English allied together against Hyder Ali. Hyder acted with considerable tact and diplomatic skills. He paid the Maratha to turn them neutral and promising to share conquered territories with the Nizam, converted the Nizam into his allies. He then joined the Nizam to attack the Nawab of Arcot. तो ये बहुत सारी घटनाएं एक ही पॉइंट में हमने कवर की हैं। निज़ाम ऑफ हैदराबाद
और मराठास अंग्रेज़ों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि था अगेंस्ट हैदर अली। हैदर अली के खिलाफ ये एक अलायंस बन रहा है क्योंकि मराठाओं ने टाइम टू टाइम हैदर अली को लूटा है और जब हैदर अली को मौका मिला है तब उन्होंने मराठाओं को लूटा है। निज़ाम के साथ भी उनके पुराने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और समय समय पर निज़ाम उन्हें लूटते रहते थे, हैदर अली को या मैसूर की रियासत को। अंग्रेज़ों के इस पिक्चर में आने के बाद अंग्रेज एक अलायंस बनाते हैं हैदर अली के जो दुश्मन हैं उनके साथ, यानी कि मराठाओं के साथ और निज़ाम के साथ, और ये अब इस तरह की प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हैदर अली को टेक डाउन किया जाए। मगर यहाँ पर हैदर अली के डिप्लोमेटिक स्किल्स और उनकी इंटेलिजेंस काम आती है और हैदर अली अपने दोनों ही जो दुश्मन हैं यानी कि मराठा और निज़ाम को कुछ कुछ समझौते के तहत अपने साथ मिला लेते हैं। मराठाओं से वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर युद्ध होने पर वो कुछ चीज़ें जीतेंगे, कुछ धनराशि जीतेंगे, तो वो मराठाओं को भी पे करेंगे, यानी कि मराठाओं को पैसे का लालच देकर न्यूट्रल कर देते हैं। वो कहते हैं आपको किसी भी साइड से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक लार्ज सम ऑफ मनी पे करूँगा और आपको जस्ट न्यूट्रल रहना है। वहीं निज़ाम से वो एक संधि करते हैं, एक समझौता करते हैं कि नवाब ऑफ अरकाट के साथ मेरे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट से निपटने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं जो भी टेरिटरी नवाब ऑफ अरकाट से जीतूंगा उनको आपके साथ बांटूंगा या शेयर करूंगा, आपका भी एरिया बढ़ेगा और मेरा भी एरिया बढ़ेगा। इस बात के आधार पर निज़ाम भी हैदर अली के साथ हो लेते हैं और ये जो अलायंस है उसमें एक तरह से फूट पड़ जाती है जिसमें मराठा न्यूट्रल हो जाते हैं और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो भी मिल जाते हैं हैदर अली के साथ उनके सपोर्ट के लिए। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा हैदर अली का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है ऑफ माइंड उसका। इसके बाद नवाब ऑफ अरकाट के साथ वॉर होती है। द वॉर कंटिन्यूड फॉर ईयर एंड हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। हैदर चेंज्ड हिज स्ट्रेटजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास, जो कि तमिलनाडु का रीजन है। वहाँ देयर वॉज कंप्लीट chaos and panic at Madras, forcing the English to conclude a very humiliating treaty with Hyder on April 4। जो नवाब ऑफ अरकाट है उनको भी सपोर्ट दे रहे थे ब्रिटिशर्स। यहाँ पर निज़ाम और मराठाओं को तो न्यूट्रल या फिर अपनी तरफ मिला लिया हैदर अली ने, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने कोई भी ट्रीटी नहीं की और निज़ाम के साथ मिलके अरकाट पे कर दिया है हमला। ये वॉर चलता है 1 साल या 1.5 साल तक के टाइम पीरियड तक और इसमें अंग्रेज भी शामिल हैं टू प्रोटेक्ट द नवाब ऑफ अरकाट। इसका मतलब है कि जब 1.5 साल तक युद्ध के बिना किसी नतीजे के चलता रहता है तो हैदर अली अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करते हैं, चेंजेस लाते हैं और ब्रिटिशर्स के सामने एक ट्रीटी का प्रस्ताव रखते हैं और एक संधि कर लेते हैं जिसे कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ मद्रास। इट वॉज हैपन इन 1769। ये ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी क्योंकि उस समय उनकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो हैदर अली से अपनी शर्तों पर कुछ संधि करवा लें, बिकॉज मराठा भी उनके सपोर्ट में नहीं थे और निज़ाम ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, बल्कि निज़ाम तो मदद कर रहे थे हैदर अली की अरकाट पे कब्जा करने के लिए। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत द ट्रीटी प्रोवाइडेड द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। हैदर अली was promised the help of the English in case he was attacked by any other power। तो जो संधि होती है मद्रास की 1769 में, ये इसमें कुछ जनरल सी बातें हैं कि आप जितने भी कैदी युद्धबंदी हैं दोनों तरफ से उनको आपस में एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि वापस लौटा देंगे और जिस भी व्यक्ति ने जहाँ तक भी अपना एरिया कवर कर लिया है वो उसके अंदर उसकी टेरिटरी में आ जाएगा। इसके तहत अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान होता है बिकॉज हैदर अली ने एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया होता है अरकाट के आसपास का और वो अब हैदर अली के ही अंडर आ चुका होता है। इसके अलावा हैदर अली के जो भी सैनिक बंदी बनाए गए थे उन्हें भी स्वतंत्र कर दिया जाता है। एक बात और इस ट्रीटी में कही जाती है वो ये है कि आने वाले समय में अगर कोई भी शक्ति हैदर अली के ऊपर अटैक करती है तो उसे प्रोटेक्शन देंगे अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे बाकी किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ट्रीटी ऑफ मद्रास की। इसी को लेकर अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बनेगा बिकॉज अंग्रेज अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं और फिर हमको सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलता है
दैट इज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आप समझ चुके होंगे, जो कि नवाब ऑफ अरकट तक सीमित है, और वहाँ कैसे हैदर अली ने खुद को असर्ट किया है, इन सब चीज़ों को हमने समझा है। नाउ वी कम टू द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये होता है 1780 से 84 के बीच, और जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो 1769 से 1767 से 69 के बीच का टाइम पीरियड था। 1780 आते आते कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, मराठाओं की पोजीशंस चेंज होती हैं, निज़ाम की पोजीशन चेंज होती है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे थे कि किस तरह हैदर अली जैसी एक मजबूत शक्ति को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वही थे जो उस एरिया में अंग्रेज़ों को एक टफ कंपटीशन दे सकते थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कुछ इस तरह से उसका बैकग्राउंड है। हैदर अली accused the English of breach of faith and non-observance of the Treaty of Madras when in 1771 he was attacked by the Marathas and the English failed to come to his aid. हैदर अली ने अंग्रेज़ों को ट्रीटी ऑफ मद्रास का पालन न करने का आरोप लगाया। क्यों? क्योंकि 1771 में जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया था तो अंग्रेज़ों ने मैसूर की मदद नहीं की थी। इस वजह से हैदर अली नाराज़ थे कंपनी से, अंग्रेज़ों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से और अंग्रेज़ों से। ऑल्सो ही फाउंड दैट द फ्रेंच वर मच मोर हेल्पफुल देन द इंग्लिश इन मीटिंग हिज आर्मीज रिक्वायरमेंट ऑफ गन्स, सॉल्ट पेट्रे विच इज पोटेशियम नाइट्रेट, एक तरह का बारूद या केमिकल, एंड लेड। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी एक इफेक्टिव आर्टिलरी के लिए और बहुत सारे आर्म्स की जो ज़रूरत थी, वो ब्रिटिशर्स की अपेक्षा फ्रेंच काफ़ी हद तक पूरी कर ले रहे थे मैसूर रियासत की। हैदर अली एक तरफ पा रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स आपसे समझौता करते हैं उसका पालन तो नहीं करते, और उसके अलावा जो फ्रेंच हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल है इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आर्टिलरीज एंड एम्यूनिशंस टू द मैसूर एम्पायर। तो एक तरफ से ब्रिटिशर्स से उनका मोह भंग होता है और फ्रेंच की तरफ उनका झुकाव बढ़ता है। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि इसी समय के आसपास, थ्रू माहे अ फ्रेंच पोजेशन ऑन द मालाबार कोस्ट, some French war material was brought to Mysore. Meanwhile, the American War of Independence had broken out, in which the French were on the side of the rebels against the English. Under the circumstances, Hyder Ali's friendship with the French caused even more concern to the English. They therefore tried to capture Mahe, which Hyder regarded to be under his protection. Hyder considered the English attempt to capture Mahe a direct challenge to his authority. तो ये अब उस समय की बात है जब एक फ्रांसीसी जहाज जो कि माहे नाम का आइलैंड है साउदर्न इंडिया में, वहाँ से मालाबार कोस्ट की तरफ जा रहा है, और मालाबार कोस्ट पे उतरने का उसका उद्देश्य है कि मैसूर को कुछ वॉर मटेरियल यानी कि गन्स और कुछ पोटेशियम नाइट्रेट या लेड, इस तरह की जो चीज़ें सप्लाई करते हैं वो उसका एक खेप जा रही थी फ्रॉम मैसूर, फ्रॉम माहे टू मालाबार। ये ट्रैवल कर रहा है शिप मैसूर को, इस मैसूर में पहुंचना है इसने, और फिर मैसूर पहुंच के ये हैदर अली के काम आएगा। लेकिन इसी दौरान ये वो समय है जहां अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी चल रहा है। 1776 में आज़ाद हो जाता है अमेरिका। अगर आप हमारी पॉलिटी की क्लासेस को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और आपको फिर ये भी समझ में आएगा कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसमें फ्रांसीसियों का क्या रोल था जिसने ब्रिटिशर्स को उनके खिलाफ किया। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है या चल रही होती है जिस दौरान, उसी दौरान एक फ्रांसीसी जहाज जा रहा है मैसूर को उसकी वॉर सप्लाई देने के लिए। और चूंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो अमेरिका के क्रांतिकारी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है फ्रांस, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अमेरिका ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। ब्रिटिशर्स का कब्जा है अमेरिका पे, जहां क्रांतिकारी उससे आज़ाद होना चाहते हैं और उनको सपोर्ट कर रहा है फ्रांस। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन का सीधे सीधे दुश्मन
नज़र आ रहा है फ्रांस, और अगर फ्रांस ब्रिटेन का दुश्मन है तो फिर उसकी सारी गतिविधियां भी एक दुश्मन की गतिविधियां हैं, यानी कि जो भी वो मैसूर रियासत को शिप भेज रहा है उसको अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी कि उस शिप को पहुंचने नहीं देते हैं वो मैसूर तक। और इसका असर सीधे सीधे पड़ता है हैदर अली पे, यानी कि हैदर अली इसे अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक चैलेंज दिया हुआ मानते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हैदर अली के अगेंस्ट हैं, और ये एक मौका साबित होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के शुरू होने का। अब ये जब वॉर शुरू होगा तो इसमें कौन कौन से गुट बनेंगे उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अलायंस बनाया मराठाओं और निज़ाम के साथ मिलके। ये मराठा और निज़ाम जो कि उसके दुश्मन हुआ करते थे, मगर फिर से हैदर अली ने उन्हें कुछ ऑफर किया है जिसके बदले में वो फिर से हैदर अली के साथ आने को तैयार हुए हैं। ये हैदर अली की काबिलियत है, ये हैदर अली की इंटेलिजेंस है कि वो कैसे बड़े दुश्मन से निपटने के लिए अपने ही छोटे छोटे दुश्मनों को अपना दोस्त बना लेते हैं। सो हैदर forged an anti-English alliance with the Marathas and the Nizam. He followed it up by an attack in the Carnatic, capturing Arcot and defeating the English army under Colonel Bailey in 1781. तो हैदर अली एक अलायंस बनाते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उस अलायंस में वो कार्नेटिक रीजन, वही जो आर्कट का रीजन है, यानी कि साउथ इंडिया का जो साउथ है, जो मैसूर से साउथ का रीजन है, उस रीजन पे कर देते हैं हमला, जहाँ की कर्नल बाइली को वो हराते हैं और आर्कट पे कब्जा कर लेते हैं। ये पहला इंसिडेंट है जब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हो रही है। इसमें अंग्रेजों ने डायरेक्टली झेला है हैदर अली के अटैक को। In the meantime, the English under Sir Ayerkut detached both the Marathas and the Nizam from Hyder side. तो जो सर आयरकूट हैं, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल हैं सर आयरकूट, वो सबसे पहले उस अलायंस पे अटैक करते हैं जो कि एंटी इंग्लिश अलायंस बनाया था हैदर अली ने विद द हेल्प ऑफ मराठा एंड निज़ाम। मराठा और निज़ाम को अलग करने की कोशिश करते हैं हैदर अली से, बट द undeterred Hyder faced the English boldly, only to suffer a defeat in Porto Novo in November 1781. However, he regrouped his forces and defeated the English and captured their commander Brathwaite. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि फ्रांसीसियों के जहाज को अमेरिकन ब्रिटिशर्स कैप्चर करते हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका में जो भी फ्रांस कर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसको हैदर अली अपनी अथॉरिटी के लिए चैलेंज मानते हैं बिकॉज जिस जहाज को उन्होंने कैप्चर किया था वो जहाज मैसूर की तरफ आ रहा था, उसके लिए कुछ सप्लाई दे रहा था। इसके जवाब में हैदर एक अलायंस बनाते हैं मराठा और निज़ाम के साथ, यानी कि वो अपने जो संभावित दुश्मन है जो उसे बाद में तकलीफ दे सकते हैं उनको पहले ही खुद में मिलाकर एकमात्र अंग्रेजों की तरफ अपना ध्यान कंसंट्रेट करना चाहते हैं। इस वजह से हैदर अली एक अलायंस बनाते हैं विथ मराठा एंड निज़ाम और अटैक कर देते हैं कार्नेटिक में, जो कि एरकट का रीजन है, उसे कैप्चर करते हैं कर्नल बाइली को हराकर। इसके बाद आते हैं सर आयरकूट, जो सबसे पहले हैदर अली की उसी स्ट्रेटजी पे चोट करते हैं जिसमें वो मराठा और निज़ाम को अपनी साइड मिला चुके हैं और उन्हें कुछ ऑफर करके हैदर अली से तोड़कर अपने यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ मिला देते हैं सर आयरकूट। लेकिन हैदर अली अभी भी शांत नहीं रहते हैं और वो पूरी ब्रेवरी के साथ बिना रुके फेस करते हैं अंग्रेजों को। इसका परिणाम हालांकि ये होता है क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम अब दूर हो चुका है, तो 1781 में पोर्टो नोवो में उनको हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ समय बाद इस हार का बदला वो लेते हैं और दोबारा से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं और उनके कमांडर ब्रैथवेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अंग्रेजों को हरा देते हैं। इन सब घटनाओं के बाद दोनों ही पक्षों के बीच एक समझौता होता है। अब उस समझौते के क्या कारण थे वो हम देखते हैं। ये समझौता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और ये होती है 1784 में। की वजह ये थी कि हैदर अली की डेथ हो जाती है इन 1782 ड्यू टू कैंसर और अब मैसूर का पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है बिकॉज
एक बड़ा लीडर, उनका जो रूलर है वो उसकी डेथ हो गई है। उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो इस लड़ाई को आगे जारी रखता है। 1 साल तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन इसमें कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता है। इसकी वजह से जब परेशान हो जाते हैं दोनों पक्ष, तो वो मिलकर एक ट्रीटी करने की तरफ बढ़ते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं। और इसके अंदर दोनों ही पार्टियां ये फैसला करती हैं कि जो भी टेरिटरी उन्होंने एक दूसरे से ली थी वो उसे वापस कर देंगे एक दूसरे को। और इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड होती है बिकॉज द डेथ ऑफ हैदर अली। ये पक्ष अंग्रेजों का यहाँ थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा इन द लेटर हाफ ऑफ दैट टाइम पीरियड। तो इतनी तक बात हम समझे हैं आज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की घटनाओं पर हमने ध्यान दिया था। और आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट लगी होंगी ये बातें। इसमें जो घटनाएं हुई थी आपस में, इनकी जो भी ट्रीटी हुई थी वो इम्पोर्टेंट है। और हमें ये जानना होगा कि कब ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी और कब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का कारण है कि जो निज़ाम है उनसे ट्रीटी कर ली है अंग्रेज़ों ने, और हैदर अली को जो साउदर्न पार्ट में उसकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनसे उनको निपटाना है, इसलिए वो आरकाट पे हमला करते हैं, जो कि अंग्रेज़ों पर डायरेक्ट हमला माना जाता है। और इसका असर होता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसका परिणाम होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें अंग्रेज़ों को एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। और देन आफ्टर कुछ सालों बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांसीसियों के योगदान और फ्रांसीसी जहाज़ों को ब्रिटिशर्स द्वारा कैप्चर कर लेने के कारण। इसमें भी हैदर अली काफ़ी अच्छे से लड़ते हैं और कर्नल बाइली की सेना को हराते हैं। उसके बाद पोर्टो नोवो में हारने के बावजूद दोबारा आते हैं और फिर से अंग्रेज़ों से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इस बीच हैदर अली की डेथ हो जाने के कारण ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करनी पड़ती है उनके बेटे टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान भी ये ट्रीटी साइन यूं ही नहीं करते हैं, 1 साल तक की लड़ाई लड़ते हैं। और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और वॉर का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, देन वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड कर देते हैं। और इसी के साथ फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होने का पहला रीज़न तो है हैदर अली की डेथ होना इन 1782 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या चीज़ें जिन पे राजीनामा होता है वो है कि अंडर विच ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर। और इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता है, क्योंकि हैदर अली ने जो भी टेरिटरी कब्जा की हुई थी अंग्रेज़ों से अभी तक, वो वापस कर दी जाती है अंग्रेज़ों को। और टीपू सुल्तान से या फिर मैसूर की रियासत से जो भी टेरिटरी उन्होंने ली थी वो टेरिटरी वापस कर दी जाती है टीपू सुल्तान को। तो ज़्यादा टेरिटरी होती है मैसूर के पास और कम टेरिटरी होती है अंग्रेज़ों के पास। लेकिन अंग्रेज़ों को की जो टेरिटरी खो चुकी थी वो उन्हें वापस मिलती है, यानी कि ज़्यादा जो मैसूर के पास था वो अंग्रेज़ों को वापस मिल जाता है। और जो अंग्रेज़ों से मैसूर ने लिया था वो, या जो अंग्रेज़ों ने मैसूर से जो लिया था वो उन्हें वापस करना होता है, जो काफ़ी कम एरिया होता है। तो इतनी चीज़ें हम आज देखते हैं। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है इसके बारे में हम देखेंगे कल की क्लास में। थर्ड और फोर्थ वी होप कि हम इसे कंप्लीट करेंगे और कल एक्विजिशन ऑफ मैसूर को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक की हमने जो पढ़ाई की है उसमें बंगाल का एक्विजिशन हो चुका है और अब मैसूर का एक्विजिशन भी होने वाला है। देन द ब्रिटिश मराठा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसमें हमें काफ़ी सारी बातें देखनी पड़ेंगी बिकॉज आफ्टर द मुगल एम्पायर एक शक्ति जो पूरे भारत पर फिर से एक अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती थी, उस शक्ति का नाम है मराठा। और मराठाओं का चैलेंज ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा था। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि मैसूर रियासत में भी हैदर अली जैसे रूलर्स के होते हुए ब्रिटिशर्स को काफ़ी चैलेंज देखना पड़ा, बट मराठाओं से जो उनका संघर्ष है, जो उनका स्ट्रगल है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री, क्योंकि एक बड़े एम्पायर के बनने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एंड देन आफ्टर मराठा वी विल सी हाउ ब्रिटिश कॉन्कर्ड पंजाब, और इस तरह से मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया को कॉन्कर्ड कर लेते हैं। कुछ और भी इलाके हैं छोटे जिन पे ब्रिटिशर्स कब्जा करते हैं, उनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। और मेजर पोर्शन इस तरह से हमारा कवर होता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का। देन वी कम टू द अवर थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ब्रिटिश रूलर्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। और एकदम एनालिटिकल टॉपिक है, इसमें
काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर मॉडर्न इंडिया के इनिशियल जो चैप्टर है उनमें हम देखें तो ये टॉपिक बिल्कुल पूरी एक बेस बनाता है, पूरा बेसिस बनाता है मॉडर्न इंडिया के आगे के जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल है उनका। तो आई होप आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर्स। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।